मित्र नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम संविदा वर्ग 3 का जो इन्वायरमेंट का टॉपिक 2 है उसका पार्ट हम 5 देखेंगे आज। ठीक है, 4 पार्ट इससे पहले हो चुके हैं। आज जो है हम लोग प्रकाश संश्लेषण के विषय में देखेंगे और ये उसका भाग 5 होगा। ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जिसको कहते हैं अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस या हिंदी में इसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब कक्षा 6वीं से इसके विषय में आप लोग जानते हैं इसके विषय में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, इतने सालों में हो सकता है कि थोड़ी बातें दिमाग से निकल भी गई होंगी, है ना। तो एक बार देख लेते हैं, 2 चीज़ों से मिलकर बना है ये प्रकाश धन संश्लेषण। प्रकाश का मतलब होता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, और दूसरी चीज़ होता है संश्लेषण, मतलब होता है किसी नए पदार्थ का या किसी नई चीज़ का निर्माण होना। सिंथेसिस होने का मतलब ये होता है, या संश्लेषण होने का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का निर्माण होना। ठीक है, और इसमें किस चीज़ का निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, और ऑक्सीजन गैस जो है वो इसमें रिलीज होती है, मतलब बाहर निकलती है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है यह मुख्य रूप से प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। ठीक है, यह क्रिया रात में संपन्न नहीं होती। ठीक है, कुछ मैं इसके विशेष जो पॉइंट हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, यह क्रिया रात में बिल्कुल संपन्न नहीं होती है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है 20 डिग्री से 35 डिग्री अंश सेल्सियस जो है इसके लिए आइडियल टेम्परेचर होता है। अगर 20 डिग्री से अगर कम हो प्रकाश, तो वैसी स्थिति में भी क्या होगा कि जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है बाधित होगी, और 35 डिग्री के ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो वैसी स्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होगी। आप देखते होंगे कि गर्मी के दिन में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पूरे जो पौधे होते हैं, है ना, उनकी पत्तियां क्या होती, मुरझाने लगती। क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत तेजी से होती है, वाष्पीकरण बड़ी तेजी से होता है, और उसके कारण क्या होता है कि पेड़ पौधों में जल की हानि होती है, जिसके कारण पत्तियां मुरझाने लगती है। और कुछ पौधों में तो ये होता है कि उसकी पत्तियां गिर जाती हैं। ठीक है, मतलब पतझड़ शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से है। पत्तियों एवं तनों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों के अलावा जो तने होते हैं, तने में भी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, तनों में भी जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब सपोज कीजिए जब पूरे पेड़ की पत्तियां गिर जाती हैं तो वैसी स्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा? जब पत्तियां ही नहीं रहेंगी। हम लोग बोलेंगे सिर्फ पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब पूरे पेड़ की अगर पत्तियां अगर झड़ के नीचे गिर जाए, है ना, मतलब पेड़ एकदम ठूट हो जाए, मतलब उसमें कोई पत्ते वत्ते ना हो, तो वैसी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होगी? उस पेड़ के तने में। ठीक है, क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो गति है वो श्वसन से ज़्यादा तीव्र होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होने की जो दर है वो श्वसन की दर से ज़्यादा होती है। आपने श्वसन सुना होगा, श्वसन को अंग्रेजी में कहा जाता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब ये होता है कि जितने भी जो जीवित जात प्राणी होते हैं वो बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और लास्ट में क्या बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, मतलब बाहर से ऑक्सीजन का लेना और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना, इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है श्वसन। क्या कहा जाता है? श्वसन, जिसको अंग्रेजी में रेस्पायरेशन हम लोग कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो हरे पेड़ पौधों में होती है और श्वसन की क्रिया जीवित जात प्राणियों में होती है। ठीक है, और इस क्रिया में क्या होता है? इस क्रिया में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कि श्वसन में क्या होता है कि बाहर से क्या निकलते हैं? बाहर क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, और जो प्राणी हैं वो बाहर की वायुमंडल से अंदर क्या लेंगे? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो गति है वो श्वसन की गति से ज़्यादा तीव्र होती है, मतलब बहुत तेजी से ये होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो लाल, नीले और बैंगनी प्रकाश में ही संपन्न होती है। मतलब लाल, नीला और बैंगनी प्रकाश में ही जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अगर इनमें से कोई भी प्रकाश अगर ना हो तो ये क्रिया संपन्न नहीं होगी।
सबसे ज़्यादा किस में होगा, ये लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और सबसे धीमी ये होगी बैगनी प्रकाश में। ठीक है, याद रखना, ये प्रश्न आपसे हो सकता है कि किस प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की जो गति सबसे ज़्यादा तीव्र होगी, तो वो है लाल रंग में, और सबसे ज़्यादा धीमी होगी वो बैगनी प्रकाश में होगी। ठीक है, इस क्रिया में जल के अपघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ठीक है, इस क्रिया में क्या होगा, जल का अपघटन होगा और उसके फलस्वरूप क्या निर्मित होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, इस क्रिया में CO2 का अपचयन होता है। ठीक है, तो अपचयन भी समझा देंगे, अपचयन क्या होता है और अपघटन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम 6वीं 7वीं और 8वीं में जो प्रकाश संश्लेषण की जो परिभाषा अगर उसके हिसाब से देखें, तो हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की सहायता से जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और साथ में क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन और पानी को ये रिलीज करते हैं। ठीक है, मतलब कौन सी गैस उत्पन्न होती है इसमें, जो है ऑक्सीजन गैस, है ना। तो यहाँ देखोगे 6CO2 मतलब CO2 मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी, वो जब शोषण करेंगे तो जितने भी जो जीवजात प्राणी हैं वो क्या निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, और वो पूरे कहाँ पे रिलीज हो जाएगा, वायुमंडल में रिलीज हो जाएगा। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधे करेंगे तो उनको सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो पूरे वायुमंडल से क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उनको मिलेगी। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर पानी की आवश्यकता। पानी कहाँ से मिलेगा, पानी मिलेगा जड़ से, है ना। जितने भी पेड़ होते हैं उनकी जड़ें जमीन के अंदर जाती हैं और वहां से वो पानी को ले आती हैं ऊपर। ठीक है, फिर सूर्य का प्रकाश जो है तो मालूम ही है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है ना। तो सूर्य का प्रकाश ही मिल जाएगा, और क्लोरोफिल जो है वो पेड़ की पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, और साथ में तनों में भी पाया जाता है ना। लेकिन मुख्य रूप से जो है वो क्लोरोफिल पत्तियों में ही पाया जाता है। ठीक, तो ये चारों घटक उपस्थित होंगे तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी। देखो यहाँ एक चीज याद रखना, सूर्य का प्रकाश और धूप इसमें अंतर है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश का कहने का मतलब ये है कि सूर्य का प्रकाश अलग होता है और धूप अलग होती है। ठीक है, हम जब कमरे में बैठे होते हैं, धूप नहीं आ रही होती, प्रकाश आता है। ठीक है, इस कारण जो है कमरे में पर्याप्त प्रकाश के कारण हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, और धूप का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट सनलाइट जब आप पर पड़े, आप उसकी तपिश में जाओगे, तब वो जो है आपको थोड़ा सा तापमान लगेगा। ठीक है, तो धूप अलग चीज़ होती है और प्रकाश अलग चीज़ होती है, दोनों को मिक्सअप करने की कोशिश मत करना। यहाँ पर बात हो रही है सनलाइट की, यहाँ पर धूप की बात नहीं हो रही है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है 6CO2 + 12H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु हैं, 6, और पानी के कितने हैं, 12। तो इधर कितना बना, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, तो 6 दूनी 12, मतलब कार्बन कितने हैं यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कार्बन कितने हैं, 6, और ऑक्सीजन कितने हैं, 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन हो गए। फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं, 12, है ना। हाइड्रोजन 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और ऑक्सीजन कितने हैं, 12। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 12 ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर ये पूरी जो है समीकरण जो है यहाँ पर संतुलित हो जाता है। ठीक है, 6 कार्बन का 6 कार्बन यहाँ आ गया, हाइड्रोजन जो थे 12, तो 12 हमने उठा के यहाँ लिख दिए O6, है ना। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 6 दूनी 12, तो उसके 6 यहाँ पे आ गए। फिर भी अभी यहाँ के कितने बचे हैं, 12 बचे हैं। तो फिर हमको इसको संतुलित करना है, तो 6 दूनी 12 यहाँ पे लाए, तो ये संतुलित हो गया। अब बचा क्या, 6H2O, मतलब 12 हाइड्रोजन है, ये वाले 12 हाइड्रोजन है, तो हमने इसको ऐसा लिख दिए 6H2O, है ना। और ऑक्सीजन फिर कितना बच जाता है, 6 और बच जाते हैं। ठीक है, तो 6 ये हो गया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है समीकरण संतुलित हो जाता है। ठीक है, कभी बता देंगे कि समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है, वो थोड़ा सा साइंस की चीज़ें हो जाती है। फिलहाल इतना ही दिमाग में याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन गैस इसमें रिलीज होती है और पानी इसमें बनता है। ठीक है, ये और ये इसको याद रखना, मुख्य ये है और दूसरी चीज़ ये है। दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट, और यही कार्बोहाइड्रेट जो है पेड़ पौधों का भोजन है। ठीक है, और ये सारी प्रक्रिया काय में संपन्न होती है, आपकी जो पत्तियां हैं उसमें संपन्न होती हैं। ठीक है,
तो याद रखना। और जो पत्ती होती है पेड़ पौधों की उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अरे भैया रसोई घर कहा जाता है। पेड़ पौधों का रसोई घर कौन है, उसकी पत्तियां। अगर पत्तियां ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, है ना। हालांकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमने बताया कि तनों में होती है, वो विशेष कंडीशन में, जब किसी पेड़ के सारे पत्ते गिर जाएं तो वैसी स्थिति में जो है वो फिर तने में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, लेकिन उतने बेहतर तरीके से संपन्न नहीं होती जो पत्ती में संपन्न होती है। ठीक है, अब थोड़ी देर यहाँ देखिए इस चित्र में, इधर नीचे की बात को अभी छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग सीधे मेरे यहाँ यहाँ देखिए, है ना, ब्लैक बोर्ड पे। यहाँ पे देखिए एक पत्ती बनी है। ठीक है, इस पत्ती में आपको दिख रहे हैं ये कुछ स्पॉट नजर आ रहे हैं। देखिए ये नीले नीले कलर से जो है कुछ स्पॉट नजर आ रहे हैं। इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, हिंदी में हरित लवक भी कहा जाता है, उसको ग्रीन प्लास्टिड भी कहा जाता है। ग्रीन प्लास्टिड मतलब हरित लवक, है ना, इसलिए इसको क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ग्रीन प्लास्टिड सब एक ही चीज है ना। तो ये चीज है। अब जब हम इस पत्ती में जो धब्बे धब्बे दिख रहे हैं इसको हम क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ग्रीन या इसको ग्रीन प्लास्टिड कहते हैं। जब हम इसको बड़ा करके देखते हैं तो वो कुछ इस टाइप का नजर आता है। ठीक है, जब हम इसको बहुत बड़ा करके देखते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तो वो कुछ इस तरीके से नजर आता है ना। तो जो क्लोरोप्लास्ट है एक्चुअल में क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त एक धब्बा है। ठीक है, मतलब ये डबल मेम्ब्रेन वाला है। दोहरी झिल्ली मतलब इसमें एक झिल्ली के बाद दूसरी झिल्ली पाई जाती है, मतलब ये डबल झिल्ली से बना हुआ एक धब्बा है जो कि पत्ती में पाया जाता है। जब हम इसको और बड़ा करके देखेंगे तो हमको क्या नजर आता है कि इस डबल मेम्ब्रेन के अंदर में हमको जो है कुछ ऐसी क्या नजर आते हैं, हमको प्लेट या रिंग नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं, ये प्लेट और रिंग, या तो इसको प्लेट बोल लो या तो रिंग बोल लो, है ना। ये रिंग बने हुए हैं, तो ये रिंगों का समूह है ना दिखता है हमको। तो ये एक रिंग का समूह और ये दो रिंग का समूह। ठीक है, तो इन रिंगों के समूह को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं ग्रेना या फिर इसको ग्राना कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसको ग्रेना या ग्राना कहा जाता है। ठीक है, और ये देखो ये प्लेट जो है एक स्तंभ नुमा संरचना बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं, एक स्तंभ नुमा संरचना। तो पर्टिकुलर अगर हम इसकी बात करें तो ये अपने आप में क्या है, एक ग्रेना है, एक ग्रेना ये पूरा, ये एक ग्रेना ये पूरा, ये ठीक। तो कुल मिला के प्लेट्स या रिंग का जो स्तंभ नुमा समूह होता है उसको हम लोग ग्रेना या ग्राना कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेना या ग्राना। और इस ग्रेना के बाहर जो आपको ये जो द्रव नजर आ रहा है रेड रेड कलर से हमने दिखाया इसको, तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। ग्रेना ये स्तंभ नुमा संरचना होती है और जो स्ट्रोमा होता है वो इसके बाहर जो लिक्विड पाया जाता है ग्रेना के बाहर, है ना, मतलब क्लोरोप्लास्ट में, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, और इसमें से जो प्रत्येक रिंग है, मतलब ग्राना की जो प्रत्येक रिंग है उसमें हर रिंग को क्या कहा जाता है, थैलेकाइट। पर्टिकुलर हम लोग एक रिंग की बात करें तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा थैलेकाइट। क्या कहा जाएगा, थैलेकाइट कहा जाएगा। और इसी थैलेकाइट के अंदर क्या पाया जाएगा, आपका क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक वर्णक होता है जो कि क्या करता है, पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार होता है। इसी के कारण जो है क्या होता है, पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर पूछा जाए कि किसके कारण होता है पेड़ पौधों का रंग, तो वो है क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, और वो थैलेकाइट के अंदर पाया जाता है। देखो ये थैलेकाइट है, थैलेकाइट के अंदर दिख रहा है ये हरे हरे रंग से, तो यही क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल में अगर पूछा जाएगा कि कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम तत्व। ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ठीक है, जो प्लेट्स या रिंग का जो समूह होता है उसको हम लोग ग्राना कहते हैं, और जो बाहर द्रव पाया जाता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्ट्रोमा में एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, अब आ जाओ, देखो ग्रेना, थैलेकाइट, थैलेकाइट है ना, फिर क्लोरोफिल और फिर मैग्नीशियम। ठीक, तो इस तरीके से है। ग्राना मतलब ये पूरा ग्राना है, इसमें से प्रत्येक रिंग को हम लोग थैलेकाइट बोलेंगे। थैलेकाइट के अंदर क्लोरोफिल होगा और क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। ठीक है,
क्लोरोफिल एक वर्णक है। देखो यहाँ लिखा हुआ क्लोरोफिल क्या है, एक वर्णक है जो किसी भी चीज को क्या प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। वर्णक वही चीज होती है जो किसी चीज को रंग प्रदान करता है, ठीक है। अलग अलग वर्णक पाए जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधों में क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण पेड़ पौधे हरे रंग के पाए जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। स्ट्रोमा में एंजाइम पाया जाता है। जो स्ट्रोमा होता है, जो लिक्विड है, इसमें क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। ग्राना में दिन के समय हिल रिएक्शन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है ना। तो कुल मिला के जो दिन में जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया संपन्न होती है वो काय में संपन्न होती है, इस ग्रेना में संपन्न होती है। इस स्तंभ नुमा संरचना मतलब ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, जिसको हम लोग हिल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन या हिंदी में उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हम कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। लेकिन जब रात होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होती। वैसी स्थिति में अप्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसको हम लोग ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं या उसको डार्क रिएक्शन भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि रात कैसी होती है, काली, इसलिए उसको कहते हैं डार्क, ठीक है। इस कारण जो है आपका जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में एंजाइम पाए जाते हैं और उसी एंजाइम के कारण जो है रात को उसमें डार्क रिएक्शन संपन्न हो पाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। ग्रेना में दिन के समय और स्ट्रोमा में रात के समय जो है मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ग्रेना में दिन के समय होगा तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगी, और स्ट्रोमा में रात के समय जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगी उसको ब्लैकमैन या फिर उसको हम लोग डार्क रिएक्शन या अप्रकाशी रासायनिक अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। तो स्ट्रोमा में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम, और इसी एंजाइम के कारण जो है वो क्या होगा, अप्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगी। बात समझ में आ रही है। तो दिन में भी जो है पेड़ पौधों के लिए भोजन बन रहा है और रात में भी उनके लिए भोजन निर्मित हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी। और जब प्रकाश संश्लेषण रात को नहीं हो रहा है तो वैसी स्थिति में अप्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया जो कि कहाँ संपन्न हो रही है, वो संपन्न हो रही है स्ट्रोमा में, और इसी स्ट्रोमा में जो है एंजाइम के कारण जो है आपकी क्या हो रही है, अप्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश देखो थोड़ा सा हो रहा है ना, अप्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। तो इसी अप्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के कारण पेड़ पौधों का भोजन रात को भी निर्मित होता है, ठीक है। लेकिन इस क्रिया में क्या होगा, है ना, जो अप्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया होगी, वैसी स्थिति में जो है पेड़ पौधे भी बाहर क्या निकालेंगे, अपने में से वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है। इस क्रिया में जो रात में होती है उस क्रिया में पेड़ पौधे भी जो हैं क्या निकालते हैं, अपने में से कौन सी गैस को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे विश्राम नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात के समय पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। किस क्रिया के द्वारा, अप्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी। कुछ सामान्य बातें हैं। आउटडोर प्लांट और इंडोर प्लांट क्या होते हैं। आउटडोर प्लांट वैसे प्लांट को कहा जाता है जो सीधे बाहर लगाए जाते हैं, ठीक है, उन पर डायरेक्ट धूप पड़ती है, ठीक है। तो वैसे प्लांट क्या कहलाएंगे, आउटडोर प्लांट। और ऐसे प्लांट जो घर के अंदर लगाए जाते हैं, जो छांव में या छैया में उगाए जाते हैं, उनको हम इंडोर प्लांट कहते हैं। जैसे मनी प्लांट वगैरह या गमले में लगा हुआ कोई पौधा जो कि छांव में रखा हुआ रहता है और वो छांव में ही तेजी से वृद्धि करता है, ठीक है। तो इस तरीके से है, ठीक है। तो जो इंडोर प्लांट होते हैं, अगर उनके लिए आपसे अगर रेंज पूछा जाए तो कितने रेंज का प्रकाश चाहिए, 5 से 10% की रेंज का उनको प्रकाश चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा में ये जो है इनको प्रकाश चाहिए। प्रकाश की बात हो रही है, यहाँ धूप की बात नहीं हो रही है। और आउटडोर प्लांट पर तो डायरेक्ट धूप भी पड़ेगी, प्रकाश भी पड़ेगा, सब पड़ेगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काय में अगर संपन्न होती है, पूछेगा आपसे, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कहाँ पर संपन्न होती है, वो संपन्न होती है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ये बाकी की जो संरचनाएं हैं पाई जा रही हैं। तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है, न कि क्लोरोफिल में, है ना। और ये काय में पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है। तो अल्टीमेटली पूरा घूम फिर के बात क्या आ रही है कि जो अभिक्रिया काय में हो रही है, पूरी ये वाली प्रकाश संश्लेषण की, वो पत्ती में ही हो रही है, क्योंकि पत्ती में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये बाकी की जो संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक। चलिए, आई होप कि आपको प्रकाश संश्लेषण अच्छा खासा समझ में आ गया होगा, है ना।
क्योंकि कुछ इस ढंग से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। वो अब छोड़ दीजिए कि आपने 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो भी पढ़ा हो, लेकिन आपको इस तरीके से पढ़ना है और यहाँ से बहुत से आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं हम लोग। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है, उसके विषय में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने जब पहला वीडियो हमने जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो पादप जगत है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक होता है पुष्पोद्भिद और एक होता है अपुष्पोद्भिद। जो पुष्पोद्भिद होता है उसको पुनः 3 भागों में बांटा गया था, है ना, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ठीक है। और जो पुष्पोद्भिद पौधे होते हैं उसको 2 भागों में बांटा गया था, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। आवृत मतलब जिसके बीज के बाहर कवर पाया जाता है उसको आवृत बीजी, जिसको अंग्रेजी में एंजियोस्पर्म कहते हैं, और जिसके बाहर बीज नहीं पाए जाते उसको अनावृत बीजी कहते हैं। तो आवृत बीजी पुनः 2 भागों में बढ़ जाते हैं, एक बढ़ जाता है एक बीजपत्री में और दूसरा बढ़ जाता है द्विबीजपत्री में, ठीक है। अब एक बीजपत्री पौधों के अंतर्गत पौधों के कुछ कुल आते हैं, कुल मतलब उनका परिवार, उनकी फैमिली। तो एक बीजपत्री के अंतर्गत के कौन आएगा? ग्रेमिनी। एक बीजपत्री पौधे के अंतर्गत पौधे का कौन सा कुल आएगा? ग्रेमिनी। ग्रेमिनी के अंतर्गत आएगा गेहूं, चावल और जितने भी मुख्य अनाज हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? आपके ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत। इसलिए ग्रेमिनी को अनाज कुल भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी मुख्य हमारे अनाज हैं वो ग्रेमिनी कुल से ही संबंधित हैं और ये एक बीजपत्री पौधे के अंतर्गत आते हैं। जैसे जो गेहूं होता है या धान होता है उसको जब आप फोड़ोगे तो 2 बराबर भागों में नहीं बढ़ता, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसलिए गेहूं और चावल और मक्का, है ना, इन सब का कुल क्या है? वो गेहूं है, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है लिलिएसी, है ना। जो लिलिएसी होता है उसमें लहसुन, प्याज और सतावर होता है, लहसुन, प्याज और सतावर, इसका कुल कौन सा है? लिलिएसी। उसके बाद में होता है पालमी, मतलब जितने भी तेल वाले पौधे होते हैं जैसे नारियल और ताड़, नारियल और ताड़ जो है वो पालमी के अंतर्गत आते हैं और ये भी एक बीजपत्री है। फिर म्यूजेसी, म्यूजेसी मतलब केला जिसमें उल्टे फल लगते हैं, म्यूजेसी, है ना, तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? केला आएगा, ठीक है। तो एक बीजपत्री के अंतर्गत ये 4 ही कुल पाए जाते हैं, ग्रेमिनी, लिलिएसी, पालमी और म्यूजेसी। याद रखना, बिल्कुल रट्टा मार लेना, है ना। तो सिर्फ यही कुल हैं और इनके अंतर्गत अगर फसलें आपको ध्यान आ गई, है ना, कि किसके अंतर्गत क्या है, जैसे लिलिएसी में लहसुन है ना, और ग्रेमिनी में गेहूं है, पालमी में तेल वाले हैं, म्यूजेसी में केला है। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन एक बीजपत्री पौधा नहीं है, अगर आपको ये मालूम है इनके कुल, तो आप इनके कुल से आप आसानी से सही उत्तर पे टिक कर जाओगे, ठीक है। फिर देखिए द्विबीजपत्री पौधे के अंतर्गत कौन कौन से कुल के पौधे आते हैं। जैसे यहाँ लिखा है क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी को ब्रेसिकेसी भी कहा जाता है, क्रूसीफेरी को ब्रेसिकेसी भी कहा जाता है, जिसमें क्रूसीफेरी में मूली, सरसों, सलजम और फूलगोभी आते हैं, है ना, मूली, सरसों, सलजम और फूलगोभी। फिर मालवेसी, मालवेसी में आता है कपास, गुड़हल और भिंडी। कपास, गुड़हल और भिंडी जो है मालवेसी कुल में आते हैं। रुटेसी, रुटेसी के अंतर्गत ये कह लो कि खट्टे जो फल होते हैं, कांटेदार खट्टे जो फल होते हैं, है ना, तो वो इसके अंतर्गत में आएंगे। किसके अंतर्गत? रुटेसी। रुटेसी में जैसे आपका आ जाएगा नींबू, संतरा, है ना, ये सब चीज़ें जो हैं वो रुटेसी के अंतर्गत में आएंगे और जो हैं ये द्विबीजपत्री के अंतर्गत ही हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर देखो रोजेसी, रोजेसी को कैसे याद करेंगे? रोज खाओ सेब नाशपाती, रोज रोज से रोजेसी, रोज खाओ सेब नाशपाती, और उसके साथ में गुलाब को भी खा लो। सेब नाशपाती गुलाब को रोज खाओ, है ना, सेब नाशपाती गुलाब को रोज खाओ, रोज से रोजेसी, ठीक है। तो सेब भी क्या है? द्विबीजपत्री पौधा, ठीक। फिर लेग्यूमिनेसी कुल, ठीक है, लेग्यूमिनेसी को फेबेसी भी कहा जाता है। लेग्यूमिनेसी को क्या कहा जाता है? फेबेसी कुल भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है जितने भी दानेदार पौधे होते हैं, है ना, वो इसके अंतर्गत आते हैं, चाहे चना हो, मटर हो, मूंगफली हो, उड़द हो, है ना, जितनी भी किस्म की जो तेल वाले जो दानेदार जो पौधे होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि जो लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों की गांठों में क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं।
जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे डायरेक्ट वायुमंडल की नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए वो नाइट्रोजन को पहले नाइट्रेट में बदलने का काम किसका होता है? इन फलीदार जो पौधे या दानेदार पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। दूसरा हो गया, अब यहाँ देखो सोलेनेसी। सोलेनेसी का मतलब ये कि जितने भी महत्वपूर्ण सब्जी इनके बगैर अधूरी हैं। सोलेनेसी कुल के जो भी जितने भी पौधे हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, इनके बिना जो है सब्जी अधूरी होती हैं, है ना। तो सोलेनेसी में क्या आएगा? आलू, सब्जी का राजा आलू, फिर टमाटर, फिर बैगन जिसको हम लोग भट्टा कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत में आएंगे? ये सोलेनेसी कुल में आएंगे। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल लिखे नहीं, आप लिख लेना। फिर कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी को क्या कहा जाता है? इसको सब्जी कुल भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि किस कुल को सब्जी कुल कहा जाता है तो कुकुरबिटेसी, और किस कुल को अनाज का कुल कहा जाता है तो वो है ग्रेमिनी। ग्रेमिनी एक बीजपत्री में आता है और द्विबीजपत्री में आएगा आपका कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी कैसी होती हैं? जो जायद की फसलें होती हैं प्लस जो कड़वी जो चीजें होती हैं खास तौर पे। तो कड़वा क्या होता है? करेला, करेली, करेला की घर वाली करेली, है ना। और जायद की फसलें कब बोई जाती हैं? अप्रैल मई में बोई जाती हैं, और वो कब उसको काटा जाता है या उसको निकाला जाता है? वो आपके जून जुलाई में। ठीक है, तो जायद की फसलें क्या होती हैं? जायद की फसलें वैसी फसलें जिनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, मतलब खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब चीज़ें काय में आएंगी? इस कुकुरबिटेसी में, और साथ में करेला और करेली भी इसमें शामिल हो जाएगा। फिर अम्बेली फेरी। अम्बेली फेरी का मतलब ये होता है कि जिसकी पत्तियां इस तरीके से संरचना बनाए कि एक छाते नुमा संरचना बनाए, है ना। जिसकी पत्तियां छाते नुमा संरचना बना लें तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? अम्बेली फेरी। मतलब अम्बेली मतलब हो गया अम्ब्रेला से ही निकला। अम्ब्रेला मतलब छाता होता है, मतलब छाते नुमा संरचना जिसकी पत्तियां बनाती हों जिस पौधे की, वो अम्बेली फेरी के अंतर्गत आती हैं, जिसमें धनिया, सौंफ, गाजर और लौंग इसमें शामिल हैं। ठीक है, धनिया, सौंफ, गाजर और लौंग इसमें शामिल हैं। फिर लेमिएसी, एक कुल और होता है लेमिएसी। लेमिएसी के अंतर्गत आता है तुलसी। लेमिएसी के अंतर्गत क्या आता है? तुलसी आता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। लेमिएसी के अंतर्गत क्या आता है? तुलसी। तो ये आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। प्रकाश संश्लेषण को जैसा मैंने आपको बताया है आप वैसे ही पढ़िए, है ना। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आई होप कि मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। ठीक है, लगभग सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया है, और ये जो कुछ चीज़ें मैंने एक बीजपत्री द्विबीजपत्री के जो कुल से रिलेटेड बताया है तो वो भी आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो आपसे फिर वही एक इल्तिजा है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट जरूर करें। कोई कमेंट कोई करता ही नहीं है ना, कि प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आपके जब तक आप मेरे को प्यार आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्यार आशीर्वाद अपने भाई पर बनाए रखिए। और आज के लिए सिर्फ मैं जय श्री राम।